यह कहानी एक युवा लड़की अलेक्सा से शुरू होती है, जो एक प्रोफेसर है। अपनी क्लास खत्म करने के बाद वह मैक्स नाम के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट से मिलने जाती है, जो उसी कॉलेज में काम करता है। दोनों के बीच गहरी पसंद और समझ होती है, दोनों में प्यार हो जाता है, जिससे वे जल्द ही शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद अलेक्सा प्रेग्नेंट हो जाती है, जिससे यह कपल बेहद खुश होता है। मैक्स को अंतरिक्ष और गैलेक्सियों में गहरी दिलचस्पी होती है, इसलिए वह अपने होने वाले बच्चे का नाम जुपिटर रखने की इच्छा जताता है। हालांकि अलेक्सा को यह नाम कुछ खास पसंद नहीं आता, जिससे उनके बीच हल्की फुल्की मीठी बहस होती है। इसी बीच रात में उनके घर में कुछ चोर घुस आते हैं और कीमती सामान चुराने लगते हैं। जब उनमें से एक चोर मैक्स के प्रिय टेलीस्कोप को ले जाने लगता है, तो मैक्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चोर उसे गोली मारकर फरार हो जाता है। गोली लगने से मैक्स की मौके पर ही मौत हो जाती है, जिससे अलेक्सा गहरे सदमे में चली जाती है। अपने दुखद अतीत को पीछे छोड़ने के लिए अलेक्सा अपने रिश्तेदारों के पास जाने का फैसला करती है। यात्रा के दौरान ही उसे प्रसव पीड़ा होती है और वह एक प्यारी बच्ची को जन्म देती है। अपने पति की याद में वह अपनी बेटी का नाम जुपिटर रखती है। कहानी आगे बढ़ती है और अब जुपिटर 22 साल की हो चुकी है, लेकिन उसकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी। वह एक साधारण नौकरानी की तरह काम कर रही होती है। अमेरिका में रहने के कारण उसे अपने मूल देश रूस जैसी बेहतर नौकरी नहीं मिलती। उसका परिवार अब बड़ा हो चुका है और वे उसी घर में रहते हैं जहां जुपिटर सफाई से लेकर टॉयलेट तक साफ करने का हर काम करती है। हालांकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए वह मजबूरी में यह काम करती रहती है। दूसरी ओर हम एक शक्तिशाली एरियन रॉयल फैमिली से मिलते हैं, जिसे क्वीन ऑफ एब्रेक्स की मृत्यु के बाद एक नए उत्तराधिकारी की जरूरत होती है। एब्रेक्स की 3 संतानें थीं, बालेम, कैलिक और टाइटस। ये सभी एलियंस के बीच सबसे प्रभावशाली परिवार के सदस्य थे और अपने अपने हिस्से के ग्रह विरासत में पा चुके थे, लेकिन अब तक किसी को भी पूरे एब्रेक्स साम्राज्य पर अधिकार नहीं मिला था, जिससे उनमें तनाव बढ़ता गया। बड़े भाई बालेम को पृथ्वी का अधिकार मिला था, लेकिन टाइटस इसे अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। इस मकसद से वह बालेम को एक प्रस्ताव देता है, लेकिन बालेम बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। इसी बीच कहानी में केन नाम के एक सैनिक की एंट्री होती है, जो शिकागो आता है, जहां जुपिटर रह रही होती थी। केन टाइटस के लिए काम करता था, जिससे बालेम के सैनिक उसकी मौजूदगी को महसूस कर लेते हैं। उस पर हमला कर देते हैं क्योंकि वह उनके नियंत्रण वाले क्षेत्र में घुस चुका था। केन के पास अत्याधुनिक उपकरण थे, जिनकी मदद से वह एक अस्पताल की इमारत में प्रवेश करता है और अपनी तीव्र सूंघने की शक्ति से एक लड़की की फाइल को खोजने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बालेम के सैनिकों का सामना हो जाता है, जो अपने हाईटेक हथियारों से उस पर हमला कर देते हैं। केन अपनी उन्नत फ्लाइंग सूज की मदद से वहां से बच निकलता है। यह घटना बालेम तक पहुंचाई जाती है, क्योंकि आमतौर पर किसी क्षेत्र के सैनिक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते। यह जानकर बालेम को संदेह होता है कि टाइटस के सैनिक ने इतनी बड़ी जोखिम क्यों उठाई। जब वह जांच करवाता है तो उसे पता चलता है कि पृथ्वी पर एक लड़की मौजूद है, जिसका डीएनए बेहद अनोखा है। टाइटस किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता है। यह जानकर बालेम अपने सैनिकों को तुरंत आदेश देता है कि वे उस लड़की को खोजें और अगर उसका डीएनए खास साबित होता है तो उसे तुरंत खत्म कर दें। वहीं आगे हम देखते हैं कि जुपिटर अपने मालिक के घर की सफाई कर रही होती है, जहां वह अपने दोस्त के कमरे को साफ कर रही होती है। तभी उसे अचानक उसकी दोस्त की तेज चीख सुनाई देती है। जब वह कमरे में जाकर देखती है तो उसके आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसका दोस्त हवा में तैर रही थी और उसके चारों ओर कुछ अजीबोगरीब एलियंस मौजूद थे। वे किसी मशीन की मदद से उसकी दोस्त के शरीर पर कुछ कर रहे थे। यह देखकर जुपिटर घबरा जाती है और तुरंत अपने फोन से उन अजीब घटनाओं की तस्वीर लेने लगती है। लेकिन तभी उसका फोन बज उठता है, जिससे एलियन उसे देख लेते हैं। इसके बाद जुपिटर और उसकी दोस्त दोनों बेहोश हो जाती हैं। जब ये होश में आती हैं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि एलियंस ने उनकी यादें मिटा दी थी। इस अजीब घटना के बाद जुपिटर अपने बड़े भाई से पैसे मांगती है, ताकि वह एक टेलीस्कोप खरीद सके और अंतरिक्ष के बारे में अधिक जान सके। लेकिन उसका भाई उसे पैसे देने से इनकार कर देता है और कहता है कि उसे खुद ही पैसे कमाने होंगे, क्योंकि वह हमेशा परिवार पर निर्भर नहीं रह सकती। यह सुनकर जुपिटर उदास हो जाती है और कुछ देर बाद उसका छोटा भाई उसके पास आता है और कहता है कि अगर वह उसके काम में मदद करेगी तो वह उसे पैसे देगा। यह सुनकर जुपिटर खुश हो जाती है। अगले दिन जुपिटर अपनी कुछ जांच करवाने के लिए एक क्लिनिक जाती है। वहीं पर वह अपने फोन में उन तस्वीरों को देखती है जो उसने पिछले दिन खींची थी।
हालांकि उसे कुछ भी याद नहीं आता क्योंकि एलियंस ने उसकी यादें मिटा दी थी। जैसे ही वह मेडिकल चेकअप के लिए अंदर जाती है, डॉक्टर उसके डीएनए में कुछ अजीब पाते हैं। अचानक वह हवा में उठने लगती है, जो एक असामान्य घटना थी। असल में ये डॉक्टर वही एलियंस थे जो पहले उसकी दोस्त की जांच कर रहे थे। वे अब जुपिटर को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी केन वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। एलियंस केन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह अपनी उन्नत क्षमताओं का इस्तेमाल कर सभी को हरा देता है और जुपिटर को सुरक्षित वहां से निकाल लेता है। जब टाइटस को यह पता चलता है कि केन ने उस लड़की को खोज लिया है, इसके डीएनए में कुछ खास है, तो वह बेहद खुश होता है और उसे लाने के लिए तुरंत एक सीप भेजता है। दूसरी ओर जब बालेन को इस बात की जानकारी मिलती है कि वह लड़की वास्तव में अस्तित्व में है और अब केन उसे अपने साथ ले गया है, तो वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वह अपने सैनिकों पर नाराज होता है और तुरंत आदेश देता है कि उस लड़की को किसी भी कीमत पर उसके पास लाया जाए। इसी दौरान जुपिटर को होश आता है। वह जागती है तो देखती है कि उसके सामने केन खड़ा है। केन उसे बताता है कि पृथ्वी ही नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड में कई और ग्रह मौजूद हैं जहां विभिन्न प्रकार के एलियंस रहते हैं। वह यह भी खुलासा करता है कि वह खुद एक हाइब्रिड है, आधा इंसान और आधा उल्फ। उसका जन्म विशेष रूप से स्पेशल फोर्स के सैनिकों के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए हुआ था। जुपिटर को यह सब किसी सपने जैसा लगता है क्योंकि ऐसी चीजें तो आमतौर पर सिर्फ कहानियों में ही होती हैं। अपनी बात साबित करने के लिए केन उसे कई उन्नत एलियन उपकरण दिखाता है, जैसे फ्लाइंग शूज जिनसे हवा में उड़ सकता है और एक खास डिवाइस जिससे वह किसी भी ठोस दीवार के आर पार जा सकता था। जुपिटर को यकीन नहीं होता, इसलिए वह खुद भी उस दीवार पर हाथ रखकर देखती है और यह देखकर हैरान हो जाती है कि उसका हाथ सच में दूसरी तरफ चला जाता है। अब उसे समझ आने लगता है कि केन जो कह रहा था वह सच था। उधर केन भी यह समझ चुका था कि जुपिटर निश्चित रूप से टाइटस और बालेन के लिए बहुत खास है क्योंकि दोनों उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। अब तक टाइटस की भेजी हुई सीप वहां पहुंच चुकी थी जहां केन जुपिटर को लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी बालेन के सैनिक वहां आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई में टाइटस की पूरी सीप तबाह हो जाती है, जिससे केन और जुपिटर के निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। एक पल के लिए तो जुपिटर केन के हाथों से गिरने ही वाली होती है, लेकिन आखिरी क्षण में वह उसे बचा लेता है। बड़ी मुश्किल से वह जुपिटर को वहां से सुरक्षित निकालने में सफल होता है। अब केन को कोई और रास्ता नहीं सोचता, इसलिए वह एक कार चुराकर जुपिटर को अपने पुराने दोस्त के पास ले जाने का फैसला करता है। रास्ते में जुपिटर उससे पूछती है कि आखिर वे लोग कौन हैं जो उसके पीछे पड़े हैं और उसे मारना क्यों चाहते हैं। इस पर केन उसे टाइटस और एब्रेक्स परिवार के बारे में बताता है, हालांकि उसे भी पूरी तरह नहीं पता कि वे लोग जुपिटर में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। फिर जुपिटर कल हुए हमले के बारे में पूछती है जिसमें कई इमारतें तबाह हो गई थी। इस पर केन बताता है कि कीपर्स, जिन्हें जुपिटर पहले देख चुकी थी, वे लोग किसी भी नुकसान को ठीक कर सकते हैं और आसपास के लोगों की याददाश्त मिटा सकते हैं, जिससे किसी को कुछ पता नहीं चलता। आखिरकार वे दोनों केन के दोस्त स्टिंग के घर पहुंचते हैं। स्टिंग भी केन की तरह एक पूर्व सैनिक था जो पृथ्वी पर अपनी बेटी के साथ रह रहा होता है। केन को देखकर स्टिंग गुस्से में आता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से अब उसकी भी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। दोनों के बीच झगड़ा हो ही रहा होता है कि अचानक जुपिटर के चारों तरफ बहुत सारी मधुमक्खियां मंडराने लगती हैं, लेकिन वे उस पर हमला करने के बजाय उसके साथ खेलने लगती हैं। यह देखकर स्टिंग चौंक जाता है और घुटनों के बल बैठकर जुपिटर को राजकुमारी कहकर संबोधित करता है। वह बताता है कि इन मधुमक्खियों में असली एब्रेक्स रॉयल डीएनए को पहचानने की शक्ति होती है और इसका मतलब था कि जुपिटर वास्तव में एब्रेक्स साम्राज्य से जुड़ी थी। यह जानकर स्टिंग भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में जब वे केन के घाव पर मरहम लगा रहे होते तो जुपिटर देखती है कि उसकी पीठ पर 2 बड़े घाव के निशान हैं। वह इस बारे में पूछती है तो केन उसे बताता है कि पहले उनके पास पंख हुआ करते थे, लेकिन कुछ कारणों से वे उनसे छीन लिए गए और उन्हें एब्रेक्स साम्राज्य से बाहर निकाल दिया गया। इसी बीच केन अकेले में इंस्टिंग से बात करता है। वह स्वीकार करता है कि उसे नहीं पता था कि जुपिटर वास्तव में एक राजकुमारी है। वह तो बस अपने खोए हुए पंख वापस पाने के लिए टाइटस से सौदा कर रहा था, क्योंकि टाइटस ने वादा किया था कि अगर वह जुपिटर को उसके पास ले जाएगा तो वह उसे उसके विंग्स लौटा देगा। इसके बाद सभी एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं। वह स्टिंग जुपिटर के सामने एक बहुत बड़ा राज खोलता है। वह बताता है कि इंसान शुरू से पृथ्वी पर नहीं रहते थे, बल्कि एलियंस उन्हें दूसरे ग्रहों से यहाँ लाए थे ताकि वे पृथ्वी पर अपनी आबादी बढ़ा सकें। फिर वह एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है।
एलियंस इंसानों की पॉपुलेशन इसलिए बढ़ा रहे थे क्योंकि वे उनका उपयोग कर एक विशेष युद्ध सीरम बनाते थे, जिसकी वजह से वे कभी बूढ़े नहीं होते थे। वे यह सब बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक केन को एहसास होता है कि बालेम के सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। कुछ ही देरी बाद उन पर हमला हो जाता है और एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। केन और स्टिंग पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः बालेम के सैनिक जुपिटर को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। केन भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे बालेम के पास न ले जाकर सिरायस नाम के एक ग्रह पर ले जाते हैं, जो बालेम की बहन कैलिक के नियंत्रण में था। असल में कैलिक ने बालेम के कुछ सैनिकों को अपनी तरफ मिला लिया था और वह खुद जुपिटर से मिलने के लिए बेताब थी। जब जुपिटर की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक भव्य शाही कक्ष में पाती है, जिसने बेहद खूबसूरत और शाही कपड़े पहने हुए थे। वह कमरे से बाहर आती है और देखती है कि वह एक विशाल महल में है। तभी वहाँ कैलिक आती है और उसका स्वागत करती है। वह जुपिटर को अपनी माँ एब्रेक्स की एक विशाल प्रतिमा के पास ले जाती है और बताती है कि जुपिटर का डीएनए उनकी माँ एब्रेक्स से पूरी तरह मेल खाता है। इतना ही नहीं, जुपिटर का चेहरा भी हुबहू उनकी माँ जैसा था, जिसका मतलब था कि जुपिटर असल में उनकी माँ का दूसरी जन्म थी। इसके बाद कैलिक उसे एक रहस्यमय झील के पास लेकर जाती है और उसके सामने उसमें स्नान करती है। जैसे वह झील से बाहर आती है, उसका पूरा रूप बदल चुका होता है। वह पहले से भी ज्यादा युवा और सुंदर दिखने लगती है। जुपिटर यह देखकर हैरान हो रहती है। कैलिक उसे बताती है कि यह झील एक विशेष युद्ध सीरम से भरी हुई है, जिसे इंसानों से बनाया जाता है। कैलिक जुपिटर को यह समझाने की कोशिश करती है कि वह पृथ्वी पर एक रानी की तरह शासन कर सकती है, लेकिन उसकी असली मंशा जुपिटर को अपने पक्ष में करके इंसानों पर नियंत्रण स्थापित करना था, क्योंकि वे ही उसके युवावर्धक सीरम का स्रोत थे। इसी कारण बालेम जुपिटर को खत्म करना चाहता था। उसे डर था कि उसके भाई बहन उसे अपने साथ मिलाकर उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं, और ऐसा होने भी लगा था। इसी बीच केन स्पेसशिप के जरिए उस ग्रह पर पहुंच जाता है। वह कैलिक के सैनिकों से भिड़ते हुए जुपिटर की ओर बढ़ता है। जब वह उसके पास पहुंचकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है तो जुपिटर इनकार कर देती है, क्योंकि उसने अपना मन बना लिया था और वहीं रुकने का फैसला कर लिया था। दूसरी ओर बालेम क्रोध में अपने एक सैनिक को मार डालता है, क्योंकि वह जुपिटर को पकड़कर लाने में असफल रहा था। इसके बाद वह एक नए अधिक शक्तिशाली योद्धा को यह काम सौंपता है। केन इंटरगैलेक्टिक पुलिस फोर्स की मदद से जुपिटर को कैलिक के चंगुल से छुड़ा लेता है। जुपिटर को भी महसूस होने लगता है कि केन भरोसेमंद है। इसके बाद वे ओरस नाम के ग्रह पर जाते हैं, जहां जुपिटर के हाथ पर एक शाही प्रतीक अंकित किया जाता है, ताकि उसे आधिकारिक रूप से शाही परिवार का सदस्य माना जाए। अब जुपिटर को एहसास हो जाता है कि अब्रेक्स परिवार के बाकी सदस्य पृथ्वी के इंसानों का केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि आखिरकार वह भी एक इंसान थी। जब केन और जुपिटर आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी स्टिंग टाइटस के सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है और जुपिटर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। असल में स्टिंग ने अपने दोस्त को धोखा देकर टाइटस से सौदा कर लिया था। इसके बाद टाइटस को धोखा देने के लिए केन को कैद कर लिया जाता है और जुपिटर की मुलाकात टाइटस से होती है। टाइटस उसे डिनर पर बुलाता है और वादा करता है कि वह उसे घर वापस भेज देगा। डिनर के दौरान जब जुपिटर केन के बारे में पूछती है तो टाइटस उसे बताता है कि उसका काम खत्म हो गया था, इसलिए वह चला गया। इसके बाद टाइटस जुपिटर को एक खास जगह पर ले जाता है, जहाँ कई ग्लोब जैसी संरचनाएं होती है। वह उसे बताता है कि इन ग्लोब्स में युवावर्धक सीरम है, जिसका एलियंस ने व्यापार बना लिया है। हालांकि उनकी माँ क्वीन ऑफ एब्रेक्स इस व्यापार के खिलाफ थी और इसे बंद करवाना चाहती थी, इसलिए किसी ने उनकी हत्या करवा दी। अब टाइटस भी इस कारोबार को खत्म करना चाहता था और इसके लिए वह जुपिटर को शादी के लिए प्रपोज करता है, ताकि वे मिलकर इंसानों को बचा सके। इसके बाद कैद किए गए केन के पास जाता है और उसके सामने जोर जोर से हंसता है और उसे बताता है कि उसका असली मकसद जुपिटर से शादी कर उसकी सारी संपत्ति हासिल करना है और फिर वह उसे भी मार देगा। इसके बाद वह केन को धोखा देते हुए उसे एक स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है, लेकिन केन ऐन वक्त पर इमरजेंसी गैजेट को निकाल लेता है, जिससे उसकी जान थोड़ी देर के लिए बच जाती है। जब उसकी हालत बिगड़ने लगती है, उसी वक्त इंटरगैलेक्टिक पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। बचने के बाद केन पुलिस से जुपिटर की मदद करने का अनुरोध करता है, क्योंकि उसकी जान खतरे में थी। इस दौरान वह शिप्स में स्टिंग से मिलता है, जो अपने किए पर पछता रहा था। यह देखकर केन उसे अपनी मदद करने के लिए कहता है, ताकि वे मिलकर जुपिटर को बचा सके। जुपिटर टाइटस के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देती है और केन से मिलने की मांग करती है, लेकिन टाइटस उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह शादी केवल पृथ्वी के इंसानों को बचाने के लिए हो रही है, और इसके बाद वह केन को भी अपने साम्राज्य में एक अच्छी नौकरी दे देगा। यह सुनकर जुपिटर शादी के लिए राजी हो जाती है। कुछ ही घंटों
में विवाह की तैयारियां पूरी हो जाती हैं। जब शादी शुरू होती है तभी केन और स्टिंग वहां पहुंचकर हमला कर देते हैं। केन जुपिटर को बताता है कि टाइटस का असली मकसद उसे मारकर पृथ्वी पर अधिकार जमाना है। यह सुनकर जुपिटर तुरंत शादी रोक देती है और केन से उसे घर ले जाने के लिए कहती है। वे किसी तरह वहां से बच निकलते हैं और पृथ्वी पर लौट आते हैं, लेकिन घर लौटने पर उन्हें एक और झटका लगता है। जुपिटर की पूरी फैमिली गायब होती है। तभी एक एलियन उन्हें बताता है कि बालेम ने उसके परिवार को बंधक बना लिया है और अगर उसे अपने से मिलना है तो उसे प्लेनेट जुपिटर जाकर बालेम का सामना करना होगा। गुस्से में जुपिटर अकेले ही बालेम से मिलने चली जाती है। बालेम उसे धमकी देता है कि अगर वह अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम कर दे तो वह उसके परिवार को छोड़ देगा। जुपिटर इसे अस्वीकार करते हुए उसे अपनी मां का हत्यारा कहती है, जिससे बालेम भड़क उठता है और उसे थप्पड़ मार देता है। फिर वह अपने सैनिकों को जुपिटर की मां को मारने का आदेश देता है। यह सुनकर जुपिटर मजबूर होकर अपनी संपत्ति उसके नाम करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी दौरान केन भी जुपिटर पर पहुंच चुका होता है। वह वहां की मुख्य ग्रेविटी सोर्स को नष्ट करने की कोशिश करता है। जैसे ही मुख्य ऊर्जा स्रोत तबाह होता है, पूरी रिफाइनरी नष्ट होने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर जुपिटर अपने परिवार को मुक्त कराती है। बालेम उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन केन उसे बचा लेता है। इसके बाद केन और बालेम के सैनिकों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है, जबकि जुपिटर खुद बालेम का मुकाबला कर रही होती है। अंततः रिफाइनरी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है और बालेम उसमें गिरकर मारा जाता है। जुपिटर भी गिरने वाली होती है, लेकिन ऐन वक्त पर केन उसे बचा लेता है। सब कुछ खत्म होने के बाद जुपिटर अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जीने लगती है। उसका भाई उसे एक टेलीस्कोप गिफ्ट करता है, जिससे वह सितारों को देख सके। बाद में वह केन से मिलने जाती है, जो उसे क्वीन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि अब वह आधिकारिक रूप से सभी ग्रहों की शासक बन चुकी थी और पृथ्वी को भी कोई खतरा नहीं था। केन को भी उसके पंख वापस मिल जाते हैं और दोनों अपने नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। इस सुखद अंत के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जुपिटर असेंडिंग की यह कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक और नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।